नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। लघु पराशरी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं ज्योतिष के सभी ऋषि मुनि, सारे गुरुजन और ईश्वर को याद करते हुए आज का सेशन। तो देखिए, लास्ट सेशन में हमने भावों के बारे में डिस्कस किया था। जीवन को 12 भागों में विभाजित करके हर क्षेत्र को किस भाव से देखा जाता है वो हमने श्लोक नंबर 4 में हमने कवर किया था। और आज हम अप, अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसे कैसे और आगे एनालाइज किया जाता है। ग्रहों के फेवरेबिलिटी, शुभ अशुभता को कैसे हमें जज करना है। तो आइए मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो अब आगे जो है, उन्होंने क्या किया है, 12 भावों को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है ताकि हमें ये पढ़ने में आसानी हो जाए कि कौन से भाव में कैसी एनर्जी है। देखिए, हर स्पेस में एक एनर्जी का लेवल होता है। और इसीलिए कभी कभी हमको देखो, पहाड़ों वाली जगह पे जाकर हम एकदम शांत हो जाते हैं, या कभी नदी किनारे बैठ जाते हैं तो हम एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे हमको बेचैनी लगने लगती है। अभी अभी हम, है ना, एकदम खुश थे, एकदम शांत थे, लेकिन अचानक ही किसी जगह पर, जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें फील होता है कि ये जगह ठीक नहीं है। कहीं पे हमारी बेचैनी जब जो है वो शुरू होती है तो हमें फील होता है कि इस स्पेस की एनर्जी ठीक नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से हर भाव की एक एनर्जी है। उस एनर्जी को समझने के लिए, किस प्रकार की एनर्जी है उसको समझने के लिए भावों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले जो ग्रुप है उसे कहा जाता है त्रिकोण भाव, जिसमें आता है पहला भाव, पंचम और नवम भाव। उसके बाद है केंद्र भाव। केंद्र भाव में आता है चौथा, सातवां और 10वां। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है कि पहला भाव जो है वो रहता तो केंद्र में है। वो रहता तो, ये जो है आपका पहला भाव, ये है तो केंद्र में, क्योंकि ये 1, 4, 7, 10 ये अंदर के जो अ, भाव है वो है तो केंद्र में, लेकिन उसे गिना जाएगा त्रिकोण में। ठीक, बहुत क्लियरली बताया है ये उन्होंने। उसके बाद आते हैं त्रिषडाई। त्रिषडाई यानी तीसरा, छठा और 11वां भाव। ये तीनों की एनर्जी सेम है, तीसरे, छठे और 11वें भाव की। इसीलिए इनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया है जिसे कहा जाता है त्रिषडाई। ठीक है। उसके बाद लग्न से आगे और लग्न से पीछे, दूसरा और 12वां, ये दोनों भाव जो है ये कहते हैं कि देखो, हम रिजल्ट न्यूट्रल रखते हैं, लेकिन कंडीशन के बेसिस पे, कभी कभी किसी अन्य ग्रह के बेसिस पर डिपेंड होकर, अन्य ग्रह के ऊपर डिपेंड, अन्य कंडीशंस पे डिपेंड होकर हम रिजल्ट देते हैं। नेचुरली तो हम न्यूट्रल है, लेकिन डिपेंडेंसी की वजह से हम हमारे रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें न्यूट्रल कहा जाता है, या डिपेंडेंट भी आप उन्हें कह सकते हो, क्योंकि इनका रिजल्ट किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और अष्टम भाव को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, क्योंकि उसके सेट ऑफ रूल्स कंप्लीटली अलग है। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखोगे तो त्रिकोण के जो है ये भाव है, पहला, पांचवा और 9वां, ये त्रिकोण। ठीक है। उसके बाद अंदर के जो 3 है वो केंद्र हो गए। त्रिषडा यानी लग्न से तीसरा, लग्न से छठा और लग्न से 11वां। उसके बाद आगे पीछे लग्न के डिपेंडेंट वाले दोबारा डिपेंडेंट के अंदर आएंगे, और लास्ट में आता है अष्टम भाव, जो कि आपके चार्ट में यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे सारे कंडीशंस जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए ये सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो आगे क्या कहते हैं कि देखो, किसी भी ग्रह का, एक्चुअली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये समझना है कि जो ग्रह है हमारी कुंडली में, जहां वो विराजमान है, जहां पर जो, वो अब हमको कैसे रिजल्ट देने वाले हैं, उनकी दशा हमारी कैसे जाएगी। लघु पराशरी इज कम्प्लीटली फॉर दैट, राइट, कि हम कैसे असेस करें कि हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा, राइट।
तो वो क्या कहते हैं कि देखो, किसी भी ग्रह का फेवरेबल या अनफेवरेबल होना, फेवरेबल यानी हमको शुभ प्रतीत होते हैं और हमको अनफेवरेबल यानी अशुभ प्रतीत होते हैं, चैलेंजिंग प्रतीत होते हैं, तो ये किस प्रकार से हम कुंडली में देखकर जज कर सकते हैं? तो उन्होंने इसके क्लियरली दो पैरामीटर दिए हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो, ग्रहों का एक मूल स्वभाव होता है, ग्रहों का एक मूल स्वभाव होता है, नेचुरल स्वभाव उसका क्या है? क्या ग्रह नेचुरली शुभ करता है? हमेशा ग्रोथ देने की कोशिश है उनकी, या खुशियां लाने की कोशिश है उनकी, या उनका मूल स्वभाव है कि नहीं भाई, मैं तो चैलेंजेस दूंगा, काम कराऊंगा, कभी कभी दुख भी दे दूंगा, सारे पुराने हिसाब किताब करने हैं, राइट? सो क्या ग्रहों का मूल स्वभाव है, उस अनुसार हमको जज करना है। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में कौन से भाव को ओन करते हैं, कौन से भाव के अधिपति है, कौन से भाव के स्वामी है। क्योंकि देखो, जो भाव के स्वामी है उस भाव की एनर्जी को भी तो वो कैरी करेंगे, राइट? तो स्वभाव तो है ही, जैसे हम, हमारा खुद का एक पर्सनल स्वभाव है, पर जैसे हमारा घर, हमारे घर को हम एकदम स्वच्छ सुंदर रखते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, तो एक अलग प्रकार की हमें एनर्जी भी हमारे सराउंडिंग होती है, राइट? तो इसीलिए ये दोनों को, कंडीशन को जज करना बहुत जरूरी है किसी भी ग्रह के शुभ अशुभ फल के आंकलन के पहले। तो आइए देखते हैं पहले नेचुरल बिहेवियर कैसे जज किया जाए कि कौन से ग्रह जो है वो स्वाभाविक तौर पर शुभ करता है और कौन से ग्रह है जो हमेशा हमको चैलेंजेस देने का काम करते हैं, ठीक है, जिनका स्वभाव है कि हमको वो चैलेंज दे। तो देखिए, गुरु जो है वो किसके कारक है? वो हमारे लाइफ में संतान के कारक है, लग्न जीवन, रिलेशनशिप इन जनरल। गुरु को तो जीव कहा गया है, यानी हमारी लाइफ, लाइक। तो उन वो गुरु की कृपा जो आती है गुरु ग्रह से है, 9वें भाव के मालिक काल पुरुष की कुंडली में, जो 9th भाव से जहां देखा जाता है, राइट? तो ये सारे जो भाव है, इनके ये 5th 9th के कारकत्व इनके पास है, और इसीलिए इनका नेचुरल टेंडेंसी ये है कि वो ग्रोथ देते हैं। और क्योंकि जब हमको विद्या में ग्रोथ मिले, हमको हमारे भाग्य में ग्रोथ मिले, हमारे रिलेशनशिप में ग्रोथ मिले, तो हमको वो शुभ प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार शुक्र जो है वो हमें इंटेलिजेंस देते हैं। हम, हमारी कामना जब पूरी होती है तो जो हैप्पीनेस है वो शुक्र देने का काम करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या चाहे वो किसी मटेरियल गोल्स में हो या विद्या में हो। तो जो भी हमारी कामना से जुड़े हुए, जो भी हमारी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो सुख है वो देने का काम शुक्र करते हैं। और क्योंकि ह्यूमन नेचर एकदम इंटेलिजेंट है, इसीलिए हमको शुक्र जो है वो शुभ प्रतीत होते हैं, हमको फेवरेबल लगते हैं कि ये हमें हमेशा हमारे लिए अच्छा करते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्र। चंद्र और बुध, ये दोनों को कंडीशनल कहा गया है। चंद्र जो है वो तिथि के अनुसार अच्छे बुरे मूड में होते हैं रिजल्ट देने के लिए। अगर आपका जन्म शुक्ल पंचमी से कृष्ण दशमी के बीच में हुआ है तो आपके कुंडली में चंद्र की स्थिति शुभ है, राइट? और अगर आपका जन्म कृष्ण एकादश से लेकर शुक्ल चौथ तलक हुआ है तो आपकी कुंडली में चंद्र जो है वो थोड़े से वीक है, उनका मूड नहीं है। और जब उनका खुद का ही मूड नहीं है तो वो रिजल्ट कैसे देंगे? तो वो रिजल्ट वैसा ही देंगे जैसा उनका मूड है, राइट? सो इसीलिए, क्योंकि चंद्र जो है वो तो बहुत चंचल है, तो अपने स्वभाव के, अपने बल के हिसाब से वो अपना रिजल्ट देते हैं और उनका बल तय होता है तिथि के अनुसार, ठीक है? उसके बाद बुध जो है वो तो राजकुमार है, प्रिंस है, जिसके साथ बैठेंगे उसी की संगत में, उसी के साथ टीम बनाकर वो रिजल्ट देंगे, उसके रंग में रंग जाएंगे। अगर वो शुभ करता ग्रह के पास बैठे हैं तो वो आपके लिए शुभ है, और अगर वो चैलेंजिंग ग्रह के साथ बैठे हुए तो आपको चैलेंजेस देने के काम करेंगे, राइट? तो इसीलिए चंद्र और बुध को कंडीशनल कहा गया है। और उसी प्रकार राहु केतु, क्योंकि जो है वो ग्रह नहीं है, वो दो बिंदु है, तो इनके, इनका भी जो रिजल्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जो
विश्लेषण में, कुंडली के विश्लेषण में। तो इसीलिए, लेकिन इनका कैसे आंकलन करेंगे, तो इनके जो ये जो दो बिंदु है वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ संबंध बना रहा है, वो कहाँ पर बैठे हैं। इस प्रकार बहुत सारे कंडीशंस को देखकर हम उनकी जजमेंट लेते हैं कि ये हम हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए अच्छा करेंगे, या हमको ये चैलेंजिंग प्रतीत होने वाले हैं, राइट। तो चार ग्रह जो है वो राहु केतु ग्रह नहीं है, लेकिन हम उनको ग्रह ही बुलाते हैं, छाया ग्रह है। तो चारों के जो है वो कंडीशनल रिजल्ट होते हैं, चंद्र बुध राहु केतु। अब रहे सूर्य शनि और मंगल। तो देखिए, सूर्य तो राजा है, और राजा जो है उनके सामने हम सहज नहीं हो पाते, नहीं, हम थोड़े से घबराए हुए से, थोड़े से डरे हुए से रहते हैं, सहमे हुए से रहते हैं, तो वो क्रूर उन्हें कहा गया है। और शनि मंगल जो है ये चैलेंज देने का काम करते हैं, हमारे लाइफ में हमसे काम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, कभी कभी बहुत बोल्ड डिसीजन, बोल्ड एक्शंस लेने पर हमको इंस्पायर करते हैं। और ये सब जो है ना, ये सब हमको चैलेंजेस लगता है, ये सब हमको अनफेवरेबल प्रतीत होता है। पार्टी चल रही हो तो कौन चाहेगा कि हम कोई रिस्क उठाए, कुछ नया काम करे, कुछ है तो मेहनत करे। तो इसीलिए ये हमको ये सारे ग्रह जो है अनफेवरेबल प्रतीत होते हैं। तो ये इनका मूल स्वभाव है। तो यहाँ पहला कंडीशन हो गया। जब हमको पहले कंडीशन के बेसिस पे जजमेंट लेना है, तो हम इस टेबल को याद करके हम एनालाइज करेंगे ग्रहों के फल के बारे में। इसके बाद जो है आगे सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में जैसे हमने कहा कि ग्रह का जो है वो दूसरा भाव, दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि कौन से भाव को ओन करते हैं, राइट। इसके साथ साथ हमको ये भी आगे जाकर देखना होगा कि किसके साथ वो संबंध बनाते हैं, क्योंकि सारे भाव को एनालाइज करने के लिए हमको बहुत सारे कंडीशंस होंगे, और आगे जाकर हमको जो बेसिक रूल्स हमको जरूरत पड़ेगी इस कंडीशन को समझने के लिए, उसमें नेक्स्ट आता है ग्रहों की दृष्टि। तो श्लोक नंबर 5 क्या कहता है? पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनि जीव कुज पुनः विशेष त्रिदश त्रिकोण चतुराष्टमान। मतलब पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी देखना, देखते हैं सप्तम को सभी। शनि जीव पूजा पुनः यानी शनि गुरु मंगल फिर विशेष, स्पेशली देखते हैं। किसे? तो शनि जो है वो देखते हैं त्रिदश को, गुरु देखते हैं त्रिकोण को, और मंगल देखते हैं चतुर अष्टम को, चौथे और अष्टम। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, सभी अपने से सप्तम को देखते हैं, क्योंकि हम जहां देखते हैं उसी के सामने ही देखेंगे, जहां हम खड़े हैं उसके सामने हम देखेंगे, स्वाभाविक है। तो उसे हम देखते हैं, वहां पर तो हमारी नजर होती ही है। लेकिन इन बाकी के तीन ग्रहों को एक विशेष दृष्टि मिली है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो ये कहते हैं कि हमारे, देखो मेरा पोर्टफोलियो है कर्म, 10वां भाव, और इसीलिए 10वीं दृष्टि, 10वें स्थान पर मेरी दृष्टि रहेगी। जहां पर मैं हूं वहां से 10वें स्थान पर मेरी दृष्टि रहेगी। और कर्म करने के लिए चाहिए हमको पराक्रम, तो पराक्रम भी करवाएंगे वो हमसे। तो इसीलिए साथ में कर्म करने के लिए पराक्रम को देखना जरूरी होगा, और इसीलिए अपने से तीसरे भाव को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट कोड जो है वो हमको मिल जाता है कि जब हम कर्म को देखते हैं तो हम लग्न से 10वां भाव देखते हैं, लेकिन हमें शनि से भी 10वां भाव देखना चाहिए, क्योंकि शनि जहां बैठे हैं वहां से 10वें भाव को देखते हैं, और वहां पे हमसे कर्म करवा कर लेंगे वो। तो इसीलिए वहां पर भी हमको देखना चाहिए जब हम कर्म के बारे में एनालिसिस करते हैं तभी। उसी प्रकार जब हम पराक्रम को देखते हैं तो लग्न से तीसरे को देखेंगे ही, लेकिन सॉरी, शनि से तीसरे को भी देखेंगे हम। शनि जहां बैठे हैं वहां से तीसरे भाव को, क्योंकि वहां पर वो अपनी दृष्टि देख डाली हुई है, वो हमसे पराक्रम करवाएंगे वहां, राइट। तो उसी प्रकार जब हम मंगल की दृष्टि देखते हैं, तो मंगल जो है वो अपने से चौथे, मंगल ग्रह क्या कहते हैं कि देखिए, भूमि भवन का सुख देना ये मेरे अंडर आता है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, और आयु की रक्षा करना भी मेरा काम है। और इसीलिए
अपने से चौथे भाव में और अपने से अष्टम भाव पर मेरी विशेष दृष्टि होगी। तो अब आप जान गए हो कि अगर आपको भूमि भवन देखना है तो आपको लग्न से चौथा भाव तो देखना ही है, लेकिन आप मंगल से भी चौथा देखिए, क्योंकि वहां पर मंगल देव जहाँ बैठे हैं वहां से चौथे भाव पे उनकी दृष्टि है, तो उसका उनका पोर्टफोलियो आप वहां से भी देखिए। उसी प्रकार आयु के बारे में जो है आप इस प्रकार से देख सकते हैं, लग्न से अष्टम तो देख ही सकते हैं, लेकिन मंगल से अष्टम भी देख लीजिए, क्योंकि मंगल से अष्टम पर उनकी दृष्टि है। राइट। और अंत में गुरु जो है वो अपने से पंचम भाव में, क्योंकि गुरु कहते हैं कि देखो विद्या देना, संतान देना, भाग्य में ग्रोथ देना, गुरु की कृपा देना, ये सारा जो है ये तो गुरु के पोर्टफोलियो में आता है। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो आता है उन भावों के ऊपर मेरी दृष्टि होगी। यानी जुपिटर जहां पे है, गुरु जहां पर है, वहां से पंचम भाव पे वो देखेंगे विशेष करके, और नवम भाव को देखेंगे विशेष करके। तो आइए जानते हैं एक कुंडली के द्वारा कि इसको कैसे हम देख सकते हैं। तो देखिए, सपोज ये आपकी कुंडली है, तो इसमें आप पहले देख लीजिए जो ग्रह जहां पर हो वहां से आप सप्तम भाव को तो देख ही लीजिए कि यहाँ से सप्तम पे तो इनकी दृष्टि होने ही वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शनि वहां सेकंड में बैठे हैं तो सामने वो अष्टम पे देखेंगे। उसी प्रकार मंगल चौथे पे बैठे हैं तो सामने दसम पर देखेंगे। गुरु पंचम में बैठे हैं तो सामने एकादश पर देखेंगे। और सूर्य शुक्र बुध अगर छठे भाव में है तो अपने से सामने 12वें भाव में तो देखेंगे। इसके बाद विशेष दृष्टियों में शनि जो है वो अपने से तीसरे में देखेंगे, तो यहाँ पर शनि जो विराजमान है वो यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद अपने से 10वें, तो सप्तम तो यहाँ आ ही गया है, अष्टम नवम और ये दशम भाव। राइट। उस प्रकार से आगे अगर देखें तो मंगल मंगल की जो दृष्टि है, मंगल बैठे हैं चौथे भाव में, लेकिन अपने से चौथे वो यहाँ पर देख रहे हैं। और अपने से अष्टम यानी सप्तम तो यहाँ है ही, उसके बाद वाले भाव में अष्टम दृष्टि आ जाएगी। ठीक। अब गुरु गुरु जो है वो वहां से 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखेंगे पंचम भाव में, अपने से पंचम। सप्तम में तो देख ही रहा है, विशेष करके अब नवम नवम जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। राइट। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में जहां जहां ग्रह बैठे हैं वहां वहां से आप उनकी दृष्टि निकाल लीजिए और इस तरीके से सर्कल से मार्क कर लीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये भाव में, फॉर एग्जाम्पल आप ये भाव देखिए, मंगल तो बैठे ही है लेकिन साथ में शनि की भी दृष्टि है, तो शनि का भी प्रभाव है। राइट। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि एक भाव में कितने लोगों ने इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। घर में एक अकेला व्यक्ति रहता है तो सब उसी की चलती है, लेकिन घर में अगर अगर एक तो हम किसी और के घर में रहते हैं तो पहले तो उसकी बात माननी पड़ेगी, हमारे घर में भी बहुत 2 3 जन लोग रहते हैं तो उन सबका भी सुनना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा भाव, जितने ज्यादा प्रभाव एक भाव के अंदर है, उतने ज्यादा एनर्जी कॉम्प्लेक्स होगी, उतना फ्री विल कम होगा। राइट। तो आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लेंगे, आगे जाके लेंगे कि कैसे हर एक ग्रुप ऑफ भाव, जैसे त्रिकोण को कैसे जज करेंगे, केंद्र के स्वामी कैसे रिजल्ट देंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।